हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो सेकंड चैप्टर है क्लास 11th का, जो नीट के एग्ज़ाम्स के अंदर भी पूछा जाता है तथा क्लास 11th के अंदर भी आपको क्या है एग्ज़ाम्स में इसके अंदर से क्वेश्चन आते हैं, तो इसका कुछ इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। तो इस पर जो चैप्टर का नाम है जीव जगत का वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो अगर हम एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में इसके अंदर शुरू में दिया हुआ होता है कि सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव ने सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए हैं। वर्गीकरण की ये प्रयास वैज्ञानिक मानदंडों की जगह सहज बुद्धि पर आधारित हमारे भोजन, वस्त्र, आवास जैसी सामान्य उपयोगिताओं के वस्तुओं के उपयोग की आवश्यकताओं पर आधारित थे। तो जो ये एनसीईआरटी वो ये कहती है कि जो सभ्यता के जो प्रारंभ के अंदर जो प्राणियों का जो वर्गीकरण किया था वो वैज्ञानिक रूप से नहीं किया था, वैज्ञानिक मानदंडों की जगह से नहीं किया था, लेकिन उनको क्या था, अपनी जो सहज बुद्धि थी, जैसे कि मनुष्य को उस टाइम किसकी आवश्यकता थी, वस्त्र की, आवास की, यहाँ पर जैसे कोई भी उससे सामान्य आवश्यकता या फिर उपयोगिता जो पूर्ति कर सकते थे उसके ऊपर क्या थे, ये वर्गीकरण पहले आधारित था। और उसके बाद में जो सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक मानदंडों का प्रयोग करते हुए जो सर्वप्रथम जो इसका जो वर्गीकरण किया था वो किया था अरस्तु ने। तो यहाँ पे लिखा है कि इन प्रयासों में जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानदंडों का जो उपयोग है सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था। और उन्होंने पादपों को सरल आकारिक की लक्षणों के आधार पर वृक्ष, झाड़ियाँ और शाख में वर्गीकृत किया था। तो जो अरस्तु थे उन्होंने जो प्लांट था, प्लांट को 3 टाइप्स के अंदर क्या किया था, वर्गीकृत किया था। एक तो बनाया था वृक्ष, ट्री, फिर झाड़ी और शाख जो श्रब जिसको बोलते हैं, इस तीनों के अंदर इसको क्या किया था, वर्गीकृत किया था। और जबकि इन्होंने जो प्राणी जो है एनिमल का जो वर्गीकरण है वो किया था लाल रक्त की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर, किसके अंदर रेड ब्लड है या फिर इसके अंदर रेड ब्लड नहीं है, इसके आधार पर क्या किया था, प्राणियों का वर्गीकरण किया था। और नेक्स्ट जो हमारे जो आते हैं लिनियस के काल में सभी पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए एक द्विजगत पद्धति विकसित की गई, जिन्हें क्रमशः प्लांटी, पादप एवं एनिमलिया प्राणी जगत में वर्गीकृत किया गया था। तो जो लिनियस था उन्होंने क्या किया था, जो प्राणियों का जो वर्गीकरण था वो द्विजगत पद्धति के अंदर क्या किया था, उन्होंने लिनियस ने द्विजगत पद्धति दी थी। उसके अंदर इन्होंने प्लांट्स जो थे उनको प्लांटी या फिर पादप के अंदर एक जितने भी जो पौधे वगैरह आते थे उनको प्लांटी के अंदर रखा तथा जीव जंतुओं को उन्होंने किसके अंदर रखा, एनिमलिया के अंदर रखा। लेकिन ये जो पद्धति थी यह कुछ साल तक अपनाई जाती रही, क्योंकि इसके अंदर जो थे यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या था, अंतर विभेदित नहीं होता था और एक कोशिकी और बहुकोशिकीय जीवों को भी साथ में रखा तथा कुछ जीव ऐसे थे जो प्रकाश संश्लेषी थे और अप्रकाश संश्लेषी जैसे कवक के बीच में विभेद स्थापित करना के संभव नहीं था कि हमें जो है कवक को किस में रखना चाहिए, प्लांटों के साथ में रखना चाहिए या फिर इसमें एनिमलिया जगत के अंदर रखना चाहिए, ये भी क्या था, इसके अंदर आसानी से समझा नहीं पाया था। और पादपों व प्राणियों पर आधारित यह वर्गीकरण आसानी से सरलता से समझ जाने के बावजूद भी बहुत से जीवधारियों को इनमें से किसी भी वर्ग में रखना संभव नहीं था। ये क्या थी, सीधी थी कि इसके अंदर प्लांटी और एनिमलिया दोनों को अलग रखा था, लेकिन ये दोनों क्या थी, इतनी आसान भी थी, लेकिन कुछ जीव ऐसे थे जो जिसको ना तो हम प्लांटी के अंदर रख सकते थे और ना ही इसको हम रख सकते थे किसके अंदर, एनिमलिया के अंदर रख सकते थे। तो इसी कारण से लंबे समय से चली आ रही वर्गीकरण की जो यह पद्धति तो दी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पद्धति तो जी वह क्या थी, अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी। वो मतलब ऐसा लग रहा था कि ये क्या है, जो वर्गीकरण के लिए अपर्याप्त हैं। और जो इसके अतिरिक्त जो वर्गीकरण के लिए आकारिक के लिए जो लक्षण चाहिए थे उसके साथ साथ जो था, जैसे कोशिका संरचना के आधार पर कोशिका भित्ति के लक्षण, पोषण की विधि, आवास, प्रजनन की विधियाँ, विकासीय संबंधों को भी समाहित करने की क्या थी, हमें आवश्यकता महसूस होने लगी। और अतः समय के साथ साथ वर्गीकरण की पद्धति के अंदर बहुत सारे क्या है, धीरे धीरे परिवर्तन आए। कई वैज्ञानिक आए जिन्होंने अपने अपने क्या दिए, नियम दिए। उन्होंने बोला कि इस तरह से वर्गीकरण होना, इस तरह से वर्गीकरण होना चाहिए। पादपों प्राणियों के वर्गीकरण की इन कठिन पद्धतियां जिन्हें सम्मिलित समूह जीवधारियों के अनेक परिवर्तन शामिल है, सदा ही समाविष्ट रहे। इसके अतिरिक्त जीव जगत की विभिन्न जगतों की संख्या एवं लक्षणों की विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग व्याख्या की गई। तो मैंने आपको बताया था कि बहुत से वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो वर्गीकरण की क्या थी, अलग अलग वैज्ञानिक जो अलग अलग जो उन्होंने क्या थी, वैज्ञानिकों ने व्याख्या की थी। और जो सन 1969 था, 1969 के अंदर जो एक R.H. व्हिटेकर
ने एक 5 जगत वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की जो पद्धति थी वो प्रस्तावित की थी। तो इस पद्धति के अंदर जो सम्मिलित किए जाने वाले जो जगतों के नाम थे जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो इसके अंदर जो क्या थी ये, इसके अंदर इन्होंने ध्यान रखा था कोशिका संरचना के आधार पर थैलस संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन, जातिवर्ती जो संबंध थे उनकी वर्गीकरण की पद्धति के प्रमुख मानदंड थे। तो इसकी जो क्या है आपको एक सारणी के अंदर भी इसमें नॉर्मली इन्होंने क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था, जो एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है, आप वहाँ पे भी देख सकते हो और मैं आपको इस वीडियो के अंदर भी वो प्रोवाइड करा दूंगा। तो उसके बाद में जो यह पद्धति थी इसके अंदर भी क्या थी, कुछ न कुछ कमियां थी, जिसे भी हम क्या करेंगे आगे की जो क्लासिफिकेशन होगा उसके अंदर सुधारने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो अभी तक जो है ये क्या है, मान्य पद्धति हैं। और उसके बाद में जैसे जो इन्होंने बताया कि जो कवकों के जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। तो यह आपके जो नीट के अंदर एग्जाम्स में सीधा सीधा पूछा गया था। और हरित पादपों की जो क्या होती है कोशिका भित्ति वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। और इस कारण इन्होंने क्या किया था, इन सबको अलग अलग रखा था। और जैसे मोनेरा है तो मोनेरा के अंदर जो कोशिका होती है वो प्रोकैरियोटिक होती है, लेकिन जो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया के अंदर क्या होती है, यूकैरियोट्स होती है। और मोनेरा के अंदर जो केंद्रक झिल्ली होती है वो सामान्यतः अनुपस्थित होती है। बाकी जितने भी 5 जगत में प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया के अंदर क्या होती है, केंद्रक जो झिल्ली होती है वो उपस्थित होती है। और मोनेरा के अंदर क्या होती है, अनुपस्थित होती है, एब्सेंट होती है मोनेरा के अंदर। तो ये भी एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, तथा ये जो वीडियो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, तथा कमेंट्स के अंदर कमेंट करके बताएं कि आपको इस वीडियो के अंदर कुछ क्या कमी वगैरह रखी है। थैंक यू फ्रेंड्स।